हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर के लिए पार्ट 4। और पार्ट 4 में भी हम सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वृद्धि और विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है बाल विकास के सिद्धांत, और इस सिद्धांतों में से डायरेक्ट हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिले थे। तो अभी आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको एज इट इज, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो सीरीज चल रही है उसको देख पा रहे होंगे तो आप तुलना कर पाएंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आया है आपसे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए तो बात करते हैं, सबसे पहला सिद्धांत हमारे पास क्या आता है। पहला सिद्धांत आता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो अपने माइंड में सबसे पहली चीज तो यही सेट करिए कि बालक का जो विकास है वो हमेशा कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्योंकि पहला हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए बनकर आएगा कि बालक का विकास चलता है या होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। फोर्थ वाला ऐसे हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपसे पेपर में आया तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चल जाते हैं, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। याद रखेंगे ना, गलती तो नहीं करेंगे। चलिए, तो हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, अर्थात हम पहले सामान्य चीजें सीखते हैं, उसके बाद चीजों में क्या आती है, विशिष्टता आती है। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। हम कहते हैं कि प्रारंभ में बच्चा एक या दो शब्द बोलना सीखता है। जैसे मान लीजिए उसने मामा या पापा कोई एक शब्द कहना सीखा और वह उसी शब्द से परिवार के सभी सदस्यों को संबोधित कर रहा है, चाहे फिर वह उसकी माँ हो, भाई हो, बहन हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो। अगर उसने मान के चलिए पापा कहना सीखा तो वो सभी को पापा कह रहा है। लेकिन क्या सभी पापा हैं? नहीं, अभी चीजें कैसी हैं, सामान्य हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ी, चीजों में धीरे धीरे क्या आएगी, विशिष्टता आएगी। अब वह अपने पापा को पापा, माँ को माँ, भाई को भाई, बहन को बहन कहकर संबोधित कर रहा है। अर्थात चीजों में अब क्या आ चुकी है, विशिष्टता आ चुकी है। पहले चीजें कैसी थी, सामान्य थी, अब चीजें कैसी हो गई, विशिष्ट हो गई। तो हमारा विकास कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। क्लियर हो गया? चलिए अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यानी कि ये क्या कह रहा है कि एक ही जाति के, कोई भी जाति हो, हम मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं इसलिए मनुष्य की बात करेंगे, एक जाति के जीवों का जो विकास का क्रम होता है वो एक समान होता है। कैसे होता है? तो इसमें गैसेल ने अपना मत भी दिया था। गैसेल क्या कहते हैं कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, काफी क्षेत्रों में उनमें भिन्नताएं होती हैं, लेकिन फिर भी सामान्य बालकों में विकास का जो क्रम है वो कैसा होता है, एक समान होता है। कैसे? तो उन्होंने उदाहरण के माध्यम से बताया भी था कि विश्व के सभी भागों में, हम पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, चीन चले जाएं, मान के चलिए आप भूटान चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, सभी भागों में बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद जो विकास का क्रम होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कि आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका में बच्चे का विकास पैर से सिर की ओर हो जाए ना, वो कैसे होगा, सिर से पैर की ओर होगा। कोई भी एक जाति की, यानी कि एक स्पेसीज की अगर हम बात करें, तो अगर भारत में, ऐसे ही समझिए, अगर भारत में बच्चे का जन्म 9 माह में हो रहा है तो क्या अमेरिका में 11 माह में होगा? नहीं। कितने माह में होगा? 9 माह में। चीन में अगर हम बात करें, क्या बच्चे का जन्म 7 माह में होगा? नहीं, वहां पर भी 9 माह में होगा। तो सभी का जो पैटर्न है वो कैसा है, एक समान है। क्लियर है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी, और इंटीग्रेशन भी लिखा होता है कुछ जगह। इस इनके अनुसार बालक संपूर्ण अंग को पहले और फिर उसके बाद भागों को और उसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। आप उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करिए इसको। यानी कि मान के चलिए कोई एक बच्चा है, पहले क्या करता है, अपने पूरे बॉडी के किसी भी पार्ट को चलाता है वो। अब जैसे मान के चलो बच्चे को आपने बोतल पकड़ाई, दूध की बोतल पकड़ा रहे हो, तो आप पहले हाथ से ऐसे पकड़ता है पूरा का पूरा। तो यानी कि उसका पहले पूरा हाथ मूव करता है, उसके बाद उसकी कलाई मूव करती है, फिर उसके बाद उसकी उंगलियां मूव करती हैं। यानी कि धीरे धीरे सब चीजें अलग अलग, अब इन सबको एक साथ चला रहा है। ये क्या कहला रहा है, एकीकरण कहला रहा है। यानी कि शरीर के हिस्सों को, पहले संपूर्ण हिस्से को, फिर उसके भाग को, और उसके बाद उसके संपूर्ण हिस्से और भाग को जब एक साथ चलाएगा तो वह कहलाता है एकीकरण।
क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? हम कहते हैं कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कोई भी दो व्यक्ति कैसे नहीं होते? एक जैसे नहीं होते। उनमें किसी ना किसी आधार पर भिन्नता देखने को मिलेगी। आप कह रहे हैं सर हमारे तो पड़ोस में है एक, वो जुड़वा बच्चे हैं, दोनों एकदम हूबहू एक जैसे देखने को मिलते हैं। तो चलिए हमने मान लिया कि वो शारीरिक रूप से देखने को एक जैसे हैं। क्या उनका मानसिक स्तर एक जैसा है? क्या उनका सामाजिक स्तर एक जैसा है? क्या मान के चलिए अगर हम भाषाई स्तर एक जैसा है, सामयिक स्तर एक जैसा है? नहीं, कहीं ना कहीं तो उनमें भिन्नता देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि भले ही वो एक माता पिता की संतान हो, सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? तो ये वंशानुक्रम वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हम सभी के माता पिता अलग अलग हैं। इस वजह से दुनिया में हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग दिखता है, हर एक के अंदर अलग अलग विशेषताएं हैं, है ना? तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं है, सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। किन किन आधार पर भिन्न भिन्न है? तो बताते हैं, मानसिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, शारीरिक आधार पर, भाषाई आधार पर, सामयिक आधार पर हम एक दूसरे से अलग अलग हैं। क्लियर है? चलिए अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो वो कहता है कि बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं और विकास के किसी एक क्षेत्र में होने वाली वृद्धि या कमी एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। समझिए, उसको समझाते हैं आपको अच्छे से कि वो कह रहा है कि किसी भी एक क्षेत्र में अगर क्या हुआ, वृद्धि हुई तो दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करेगी। तो सर विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो विकास के क्षेत्र यदि आपको आ रहा हो तो इससे पहली वाली वीडियो मैंने पढ़ाया था, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सामयिक विकास। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान के चलिए किसी बच्चे का जो भाषाई विकास है वो कमजोर है, ठीक है, और अगर किसी बच्चे का भाषाई विकास कमजोर है तो आप देख पाएंगे कि वो अपनी बात शिक्षक के समक्ष नहीं रख पाएगा, लोगों के समक्ष नहीं रख पाएगा। और जब लोगों के समक्ष नहीं रख पा रहा तो क्या लोग उससे कनेक्ट हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं, लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा कि उसकी जो सामाजिक विकास है वो उसका बेहतर नहीं हो पाएगा, उसका जो मानसिक विकास है वो भी विकसित नहीं हो पाएगा। अर्थात एक क्षेत्र में कमी हुई और उसका प्रभाव दूसरे अन्य क्षेत्रों में देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि परस्पर संबंध के सिद्धांत में क्या कहते हैं कि विकास के कोई भी एक क्षेत्र में यदि कमी या वृद्धि होती है वो दूसरे क्षेत्र को क्या करती है? प्रभावित करती है। चलिए अगला बात करते हैं। बालक का विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। हम कहते हैं कि जो बच्चा होता है ना, बच्चे के विकास कैसे नहीं चल रहा, ऐसे नहीं चल रहा, एकदम पिंड खजूर की तरह बढ़ता हुआ नहीं जा रहा है, बल्कि स्पाइरल फॉर्म में जा रहा है, ऐसे बढ़ता है आगे। वो कहते हैं कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, अर्थात वह कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। अर्थात समझने की कोशिश करिए कि हम कहते हैं कि बच्चा ये नहीं है कि बच्चे का जन्म हुआ और एकदम रॉकेट की तरह बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो सर कैसे? तो आप देख पाते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास काफी तीव्र होता है, बच्चा काफी तीव्रता से बढ़ता है, फिर वह धीमा हो जाता है किसमें? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में धीमा होता है और उसने जो शारीरिक ढांचा ग्रहण किया है अब उसको मजबूती, परिपक्वता प्रदान होती है। और धीरे धीरे फिर क्या होता है? किशोरावस्था में फिर क्या होती है? पुनः शारीरिक परिवर्तन होते हैं, फिर पुनः तीव्रता आती है। तो हम कहते हैं कि देखिए शैशवावस्था में कैसा है? तेज है, बाल्यावस्था में धीमा है, किशोरावस्था में फिर तेज है। तो वो स्पाइरल फॉर्म में चल रहा है, ना कि लीनियर फॉर्म में चल रहा है, एक ही गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं कि विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन डेवलपमेंट क्या कहता है? विकास की दिशा का सिद्धांत कि हमारा विकास सदैव सिर से पैर की ओर चलता है। कैसे चलता है? सदैव सिर से पैर की ओर चलता है। याद रखिए, बच्चा सबसे पहले अपने सिर को नियंत्रित करना सीखता है। देखा होगा आपने, छोटे से बच्चे को आप गोद में लेंगे तो इधर उधर सिर लुढ़कता है उसका, कि नहीं है? तो सबसे पहले उसने किसको नियंत्रित करना सीखा? सिर को। फिर भुजाओं को नियंत्रित करना सीखता है, फिर कमर को, फिर पैरों को, फिर धीरे धीरे चलना, भागना, दौड़ना। तो एक सीक्वेंस चल रहा है सिर से पैर की ओर के लिए, एक दिशा है, डायरेक्शन है डेवलपमेंट की, है ना? तो समझ आ रहा होगा ये सिस्टम आपको, प्रैक्टिकली भी आप लाइफ में इसको देख पाते हैं। ठीक है ना? तो बात ये होती है सर हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आया? तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि जो विकास है अगर वो सिर से पैर की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मस्तकाधुमुखी। और आपके पास अगर ये नहीं है तो आपका देखने को लेगा सिफेलोकोडल। इसको क्या कहते हैं? सिफेलोकोडल। याद रखना है, सी से सिफेलोकोडल और सी से सिर से पैर की ओर। ठीक है? तो सिर से पैर की ओर अगर विकास हो रहा है तो उसे कहते हैं हम सिफेलोकोडल।
याद रहेगा। चलिए, जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, यानी कि पहले हमारी रीढ़ की हड्डी विकसित हो जाए, उसके बाद हमारे हाथों की हड्डियां विकसित होंगी इस तरीके से, तो हमारा मध्य से बाहर की ओर, या कुछ जगह ऐसे दे देते हैं केंद्र से परिधि की ओर, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या कहते हैं इसको? प्रॉक्सिमो डिस्टल। याद रखें, जब मध्य से बाहर की ओर होता है तो उसे कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, या दूराभिमुख, या केंद्र से परिधि की ओर, कई नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सिर से पैर की ओर को सेफेलोकोडल, और मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ जा रहा है उसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल। याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमसे क्या कहता है? तो हम पढ़ चुके हैं कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी चलती है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, इसमें कभी इसकी गति धीमी हो जाती है, अगर हम पढ़ाई वगैरह या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वो तेज है, अगर बंद कर देते हैं तो धीमी हो जाती है। इसमें धीमी और तेज हो सकती है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। जो कि वृद्धि और विकास वाले उस चैप्टर में मैंने अच्छे से वहां पर आपको बताया भी था, दोनों में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया, ये कैसी चलती है? जीवन पर्यंत चलती है। तो निरंतरता का सिद्धांत हमसे यही कहता है। चलिए, अगला सिद्धांत पढ़ते हैं, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत या पूर्वानुमान का सिद्धांत। क्या कहते हैं सर? भविष्यवाणी कर दें किसी चीज की, क्या भविष्यवाणी कर दें बताओ? चलिए, तो विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। हालांकि यहां पर पढ़ने के लिए हम इस चीज को बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, लेकिन पता चले कि हम किसी व्यक्ति की कल्पना कर रहे हैं कि बड़ा होकर भैया क्या है, डॉक्टर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, लेकिन वो एक नंबर का चोर बन गया, कोई भी व्यक्ति बन गया, कोई भी अवगुण उसके अंदर आ गए। तो आप तो तुलना कर रहे थे कुछ। तो हालांकि यहाँ पर वातावरण काफी अहम भूमिका निभाएगा, जो कि वंशानुक्रम और वातावरण वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने पढ़ाने के लिए कहा है तो हम तो पढ़ लेते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो भाई साहब, क्या कह रहे हैं? चलिए, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, कि यानी कि वो कह रहे हैं कि विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। तो बच्चे की जो शैशवावस्था में जिस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं उसके आधार पर हम तय कर लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, चलिए एक और पढ़ते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व की नींव माना जाता है, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे की जो शुरुआत है वो कहां से हो रही है? वंशानुक्रम से हो रही है ना? और वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही संयुक्त परिणाम है। तो बच्चे को जो शुरुआत दी, नींव जो दी, वो किसने दी? वंशानुक्रम में। लेकिन इस नींव पर जो महल यानी कि जो भवन का निर्माण होना है, उसके लिए जो आवश्यक संसाधन जुटाने हैं, वह कार्य कौन करेगा? वातावरण। तो दोनों का ही मेन रोल है हमारी लाइफ में। क्या केवल वंशानुक्रम से जीवन की कल्पना हो सकती है? नहीं। क्या केवल वातावरण से कल्पना हो सकती है? नहीं। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों हमारे गुणनफल रूप में चलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे। तो एक लाइन और भी है, बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम वातावरण दोनों का कैसा होता है? संयुक्त परिणाम होता है। चलिए, तो यहाँ तक हमारे ये थे कंप्लीट सिद्धांत। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आप वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और कर दिए करिए, बाकी की जो भी सहेली दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर कर दीजिए। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।